हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएल गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस में, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में डिस्कशन कर रहे हैं, समझाया जा रहा है और वह है कैश बुक। कैश बुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी व्यापारी से पूछते हैं कि आप कौन सी बहियाँ रखते हैं तो वह एक नाम जरूर लेगा, वह है कैश बुक। किसी कर्मचारी से बात करते हैं कि आप लेखांकन की किस बही को जानते हैं तो वह निश्चित रूप से बोलेगा कि कैश बुक। चलिए बात करते हैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक। आपको कैश बुक के संबंध में बहुत सारी जानकारियां दी गई है, उन्हें सीखना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। आज का जो दौर है उस दौर के अंदर नगद लेन देन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और व्यवसाय में तो आज के दौर में केवल बैंकिंग माध्यम से ही लेन देन होते हैं और बैंक का जो माध्यम है वह कुछ भी रह सकता है। चेक के माध्यम से ट्रांसफ़र है, ऑनलाइन पेमेंट है और ऑनलाइन पेमेंट तो आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सिंपल कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें एक और कॉलम की आवश्यकता है और वह कॉलम कौन सा है? बैंक। तो ऐसी स्थिति में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक। तो आइए समझते हैं 3 कॉलम कैश बुक। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही 3 कॉलमर कैश बुक। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग, अर्थ। देखिए, वह रोकड़ बही जिसमें रोकड़ के साथ बैंक संबंधी लेन देन, महत्वपूर्ण चीज है कि बैंक संबंधी लेन देन, वह नगद बट्टे का लेखा भी किया जाता है। तो समझ गया आप, इसमें 3 चीजें शामिल हो गई। कौन कौन सी? देखिए, इस रोकड़ बही में राशि, अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं। कौन कौन से? कैश, सबसे पहले कैश की बात है। दूसरा जो कॉलम है बैंक और एक और कॉलम है वह है डिस्काउंट। इसीलिए इसे हम कहते हैं त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही या बैंक व बट्टे खाने सहित रोकड़ बही। तो यह है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें अमाउंट के 3 कॉलम है, कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लोग बैंकिंग लेन देन को भी कैश बुक में शामिल कर रहे हैं और इसे समझ भी रहे हैं। चलिए समझते हैं इसका फॉर्मेट। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का प्रारूप, फॉर्मेट आप लोग जानते हैं कि 2 कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे कॉलम थे अमाउंट के, कैश और डिस्काउंट, और यहाँ पर एक कॉलम बढ़ गया है। कौन सा? बैंक। देखिए, डेबिट साइड में भी बैंक का एक कॉलम है और क्रेडिट साइड के अंदर भी बैंक का एक कॉलम बढ़ गया है। शेष कॉलम बिल्कुल वैसे ही हैं। डेबिट साइड में देखिए डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, वही अमाउंट के 3 कॉलम, फिर से डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट के 3 कॉलम। तो इस प्रकार से त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में अमाउंट के 3 कॉलम। जो सिंपल कैश बुक पढ़ी थी हमने उसमें अमाउंट का 1 कॉलम था। 2 कॉलम कैश बुक पढ़ी थी उसमें अमाउंट के 2 कॉलम थे, कैश का और डिस्काउंट का। यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ गया है, वह है कौन सा? बैंक का। 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट समझने के बाद हम ये समझते हैं कि 3 कॉलम कैश बुक में लेखा कैसे किया जाता है। चलिए आइए समझते हैं। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही 3 कॉलम कैश बुक में लेखा करने की विधि, मेथड। पहला जो बिंदु है उसको समझिए। रोकड़, कैश व बैंक। अब यहां पर 2 चीजें हैं, कैश के साथ साथ बैंक भी। का प्रारंभिक शेष, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, यह प्रश्न में आपको दिया होगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के बाद आपको बैलेंस लिखना है। अब बैलेंस कैसे लिखना है ये हम जानते हैं। चलिए पहला बिंदु देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक को वैसे ही लिखना है जैसे कि हम पहले लिखते थे, टू बैलेंस BD, और राशि जो है वो कैश कॉलम में लिखनी है। जो कैश का बैलेंस आपको पहले से दिया है उसको टू बैलेंस BD लिख करके कैश कॉलम में राशि लिख दीजिए। दूसरी बात,
अब आती है महत्वपूर्ण बात, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक। बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस आपको दिया होगा। अब देखिए, बैंक आपको एक सुविधा देता है और वह सुविधा है ओवरड्राफ्ट की, बैंक अधिविकर्ष, अर्थात चालू खाते पर बैंक आपको एक सुविधा प्रदान करता है कि जमा राशि से एक सीमा तक आप अधिक राशि निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो चालू खाते का जो बैलेंस है वह डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, और वही चालू खाता यहां पर बैंक के नाम से है। तो ऐसी स्थिति में दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो देखिए, यदि डीआर बैलेंस है तो आपको लिखना है टू बैलेंस बीडी, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है या सीआर बैलेंस लिखा है, दोनों बातें एक ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो या सीआर बैलेंस, इसे हमको लिखना है बाय बैलेंस बीडी, और राशि लिखनी है बैंक कॉलम में। फिर समझते हैं, देखिए कॉलम 3 कॉलम कैश बुक के अंदर देख लीजिए, कैश बुक का जो बैलेंस है, अब टू बैलेंस बीडी लिख के अमाउंट आपको कैश में लिखना है, और अगर बैंक का बैलेंस भी डेबिट है तो बैंक में भी अमाउंट लिख दीजिए, और यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपको बाय बैलेंस बीडी लिख करके और अमाउंट बैंक में लिखना है। ध्यान रखिए आप लोग कि बैंक का बैलेंस या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट, तो दोनों नहीं हो सकते, एक ही बैलेंस होगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए बैलेंस, कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक में। अगला जो पॉइंट है, ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम कैश और बैंक। यदि किसी प्रकार की प्राप्ति हुई है, चाहे वह नगद हुई है या बैंक के माध्यम से हुई है, आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो हम क्या करेंगे, डीआर साइड के अंदर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए एक ट्रांजैक्शन आपको दिया है, ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, टू सेल्स। अब कैश में टू सेल्स का मतलब आप जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यह जो अमाउंट है वह अमाउंट कहाँ लिखना है आपको, कैश के अंदर। और बैंक संबंधी अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन है और अमाउंट सीधा बैंक में चला गया है, तो आप बैंक में भी राशि लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में भी है, क्या लिखा है, बाय परचेज। तो बाय परचेज का मतलब हमने माल परचेज किया और भुगतान किया। भुगतान किस माध्यम से किया, अगर नगद किया है आप कैश में राशि लिख दीजिए, अगर आपने चेक दिया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में राशि लिख दीजिए। जिस माध्यम से राशि हमारी कम हुई है वहां पर आपको राशि लिखनी है। तो ऑल पेमेंट्स फ्रॉम कैश और बैंक, ये वाला पॉइंट समझिए अपन कहाँ लिखेंगे, हम सीआर साइड में कैश बुक के। तो जितने भी रिसिप्ट्स है वो डेबिट साइड में, और जितने भी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में लिखना है। अमाउंट लिखने में आपको ध्यान रखना है कि अगर राशि कैश में गई है तो कैश में लिख दीजिए, कैश के अंदर वृद्धि हो रही है तो कैश में लिख दीजिए, अगर बैंक में कमी हुई है या बैंक में वृद्धि हुई है तो बैंक कॉलम में लिख दीजिए। अब जरा कैश डिस्काउंट को भी समझ लेते हैं। देखिए, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को हम डिस्काउंट देंगे, और रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को जल्दी भुगतान करते हैं तो हमें डिस्काउंट प्राप्त होता है। यह हमारे लिए हानि है तो यह हमारे लिए लाभ है। इसको उदाहरण के माध्यम में समझते हैं। देखिए, महेंद्र से रुपये 4200 के पूर्ण भुगतान में 4000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। आगे देखिए, चेक सीधे बैंक में जमा करवाया। अब देखिए, चेक अगर हमें प्राप्त हुआ होता, बैंक में नहीं गया होता, तो कैश अकाउंट डेबिट होता, लेकिन चूंकि चेक प्राप्त हुआ है और बैंक में चला गया है तो बैंक खाते को डेबिट करेंगे, और इसकी एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने का चेक है 4000, डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, टू महेंद्र 4200, यह इसकी प्रविष्टि है। अब इस प्रविष्टि को 3 कॉलम कैश में लिखना है। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक के डेबिट में प्रविष्टि होगी, डिस्काउंट डेबिट है तो डेबिट में प्रविष्टि होगी। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, टू महेंद्र, टू महेंद्र, और अमाउंट कैसे लिखेंगे, डिस्काउंट कॉलम में 200
और बैंक कॉलम में 4000 रुपीज, क्योंकि यह राशि बैंक के अंदर वृद्धि कर रही है। नेक्स्ट देखिए, अनीता को रुपए 3650 रुपए का भुगतान रुपए 150 नगद बट्टे पर चेक से किया। राशि हमें देनी थी 3650 और हमने कैश डिस्काउंट 150 पर पेमेंट कर दिया। एंट्री देखिए, अनीताज अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। बैंक में 3500, डिस्काउंट में 150 और टोटल हो गया 3650। अब इसको लेखा हम करते हैं 3 कॉलम कैश बुक में, तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय अनीता। अमाउंट में डिस्काउंट में 150 और बैंक के अंदर लिखना है 3500, चूंकि हमने चेक दिया है। और जब हम चेक देते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे बैंक में राशि उतनी कम हो गई है। तो इस प्रकार से बैंक और डिस्काउंट अगर साथ में है तो किस प्रकार से लिखा करेंगे, ये हमने इसके अंदर सीखा। अब 3 कॉलम के संबंध में एक महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन को समझते हैं और वो है कॉन्ट्रा एंट्री, विपरीत प्रविष्टि। समझिए इसे, विपरीत प्रविष्टियां या कॉन्ट्रा एंट्रीज। बैंक से राशि निकालने पर या तो आप कार्यालय उपयोग के लिए राशि बैंक से निकाल रहे हैं या फिर बैंक में नगद राशि जमा करवाने पर, बात समझ गए, बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए नगद राशि निकाली या फिर नगद राशि बैंक में जमा करवाई। रोकड़ बही के दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है। क्यों किया जाता है, यह उदाहरण समझेंगे। इसे हम कहते हैं विपरीत प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री। तो कई बार एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है प्रश्न कि कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि जब रोकड़ बही के दोनों पक्षों में किसी व्यवहार का लेखा किया जाता है, बैंक में राशि जमा करवाते समय और राशि निकलवाते समय, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री या विपरीत प्रविष्टि। चलिए समझते हैं उदाहरण से कि इसका लेखा कैसे होता है। पहला उदाहरण है फरवरी 27 का, बैंक में राशि जमा करवाई 3000 रुपीज। अब इसकी जो एंट्री है वह हम जानते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 3000। अब देखिए 3 कॉलम कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम भी है और कैश कॉलम भी है। इसका मतलब यह है कि लेजर में न तो बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट बनेगा और न ही कैश अकाउंट बनेगा। दोनों अकाउंट की प्रारंभिक प्रविष्टि और पोस्टिंग इन लेजर इसी में पूरी हो जाती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप ये मान के चलिए कि हम बैंक में खतौनी कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू कैश। देखिए रहा 27 को टू कैश। और कैश में जब खतौनी करेंगे तो हम लिखेंगे बाय बैंक। ये देखिए दोनों पक्षों में हमने इसकी पोस्टिंग की है। क्लियर। अब देखिए लिखना क्या है, राशि कहाँ लिखेंगे हम, जब हम लिखेंगे टू कैश तो चूंकि बैंक में कर रहे हैं तो अमाउंट को लिखना है आपको बैंक में 3000 रुपीज, ये बैंक कॉलम। बाय बैंक लिखेंगे तो राशि आएगी कैश कॉलम में। ये बैंक है। इसी प्रकार से एक ट्रांजैक्शन और देखिए, फरवरी 28 का, बैंक से राशि निकलवाई 2000 रुपीज। अब इसकी भी जनरल प्रविष्टि देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सरल है। अब पोस्टिंग कीजिए, कैश में जब करेंगे तो हम लिखेंगे टू बैंक। अमाउंट लिखना आपको कहां पर, कैश में। और जब इधर करेंगे बाय कैश, अमाउंट लिखना आप कहां पर, बैंक के अंदर। ये देखिए डीआर में टू बैंक, राशि कैश में, और सीआर के अंदर बाय कैश, राशि बैंक में। तो आप समझ गए कि जनरल प्रविष्टि में बैंक और कैश दोनों आ गए, तो दोनों की पोस्टिंग इसके अंदर करनी है। साथ ही एक महत्वपूर्ण कार्य और करना है, और वह कार्य क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री होने पर डीआर व सीआर के एलएफ में आपको लिखना है क्या, सी। सी का मतलब है कॉन्ट्रा।
तो देखिए दो काउंटर एंट्री हमने की है, और तो दोनों के लिए LF कॉलम में आप लिखिए दीजिए C। इस प्रकार से आपको लिखना है। इससे ये मालूम चलता है कि इस ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री की गई है। तो यह थी विपरीत प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री। जब सभी ट्रांजैक्शन को 3 कॉलम कैश बुक में लिख देते हो तो अंत में बारी आती है बैलेंस निकालने की। तो देखिए किस प्रकार से कार्य करते हैं। शेष निकालना, बैलेंसिंग ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। सबसे पहले 3 कॉलम आपके सामने है, डिस्काउंट, कैश और बैंक। डिस्काउंट कॉलम को उसी प्रकार से करना है जैसे कि हमने 2 कॉलम कैश बुक के अंदर किया था। डिस्काउंट कॉलम का शेष नहीं निकालना है, यह आप ध्यान रखें। करना क्या है, आपको DR और CR का योग लगाना है। देखिए डेबिट साइड में डिस्काउंट कॉलम है और इस कॉलम में योग देखिए 120 और 200 और इसका योग हो गया 220। योग को एज इट इज लिख दीजिए। CR साइड में भी देख लीजिए 100 और 150 आप टोटल लगाइए और टोटल कॉलम में लिख दीजिए। बैलेंस नहीं निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट, कैश कॉलम। कैश कॉलम के DR साइड के योग में से CR साइड का योग घटाना है और जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को CR साइड में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, और राशि लिखनी है आपको कैश कॉलम में बिल्कुल 2 कॉलम की तरह ही या सिंपल कैश बुक की तरह ही। डेबिट का जोड़ लगाइए, क्रेडिट का जोड़ लगाइए, डेबिट में से क्रेडिट घटाइए, जो बैलेंस बचता है बाय बैलेंस CD करके कैश कॉलम में लिख दीजिए। याद रखिए कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता है, हमेशा डेबिट ही होता है। तो देखिए कैश का जो योग है यहाँ पर 10,000, 2,000 और 2,000 टोटल हो गया 14,000। तो डेबिट का टोटल लगा लिया हमने। क्रेडिट में देखिए, क्रेडिट में केवल है 3,000, तो 14,000 में से 3,000 लेस कीजिए और जो अमाउंट आया उसको हमने लिख दिया बाय बैलेंस CD और अमाउंट लिख दिया 11,000 कहाँ पर, कैश में, और टोटल फिर से लगा दिया। याद रखना है डेट आपको कौन सी लगानी है, महीने की आखिरी तारीख, और फरवरी 2023 में फरवरी कितने की है, 28 की, तो 28 तारीख लिख दी हमने। अब अगला जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। देखिए ये है बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट भी हो सकता है, इसका मतलब है डेबिट साइड का योग अधिक हो सकता है, और क्रेडिट हो सकता है, इसका मतलब है क्रेडिट साइड का योग अधिक हो सकता है। देखिए जरा करना क्या आपको, DR साइड का योग CR साइड के योग से अधिक है तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, और राशि बैंक कॉलम में लिख देंगे। डेबिट अधिक है, क्रेडिट कम है, डिफरेंस निकालिए, बाय बैलेंस CD लिखिए, बैंक में राशि लिखिए। लेकिन यदि CR साइड का योग DR साइड के योग से अधिक है, CR का जो बैंक कॉलम है उसका टोटल अधिक है, CR का टोटल जो है वो कम है, तो क्या करेंगे, अंतर की राशि निकालिए और टू बैलेंस CD लिख दीजिए, और राशि का लिखनी है आपको बैंक कॉलम में। इस 3 कॉलम कैश में हमने देखा कि पहले से ही ओवरड्राफ्ट था। तो देखते हैं सबसे पहले CR साइड में टोटल क्या आता है। देखिए ये टोटल आपका आ रहा है 14,500, और DR साइड में देखिए केवल 2 अमाउंट है, 4,000 और 3,000, मतलब 7,000। तो 14,500 में से 7,000 लेस कीजिए, ये अमाउंट आ रहा है 7,500, और ये हमने लिख दिया टू बैलेंस CD, और अमाउंट बैंक कॉलम में महीने की आखिरी तारीख। तो इस प्रकार से बैंक का बैलेंस यहाँ पर क्या आ गया, ओवरड्राफ्ट। ये भी हो सकता है डेबिट का अधिक हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो बाय बैलेंस CD लिखा है कैश में कैश की राशि है, बैंक की राशि लिख देंगे। तो ये हो गया 3 कॉलम कैश बुक में किस प्रकार से लिखा करते हैं, ये हमने सीखा। अब करना क्या आपको, मान लीजिए इस बैलेंस को अगले महीने ले जाना है, तो जब वापस कैश बुक खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो बाय बैलेंस CD है यह तो लिखोगे डेबिट साइड में टू बैलेंस
BD और अमाउंट कैश कॉलम में। और ये जो है टू बैलेंस CD, जो बैंक का बैलेंस है, ये लिखेंगे बाय बैलेंस BD और अमाउंट का लिखेंगे बैंक कॉलम में। तो ये हो गया 3 कॉलम कैश बुक में किस प्रकार से लिखा करते हैं। तो यह था पार्ट 6 कैश बुक का। मैं समझता हूं कि आपको 3 कॉलम कैश बुक अच्छे से समझ में आई होगी। यदि नहीं तो वही तरीका फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर समझिए, नोट्स उतारिए और फिर देखिए 3 कॉलम कैश बुक आपके लिए बहुत ही आसान होगी। अगला एपिसोड मैं शीघ्र लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। कैश बुक पार्ट 7।